रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जीओसी का लास्ट लेक्चर है ये, और सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी लेक्चर के अंदर आपके रखे गए हैं, इस लास्ट लेक्चर में, ये जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब इस लेक्चर की ब्यूटीफुल ये है दोस्त, मतलब ब्यूटी क्या है इस लेक्चर की, ब्यूटी ये है कि यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 2 सवाल मिलने वाले हैं, अगर तुम लोगों का लक सही रहा तो। लक सही रहा तो कितने सवाल मिलने वाले हैं? 2 सवाल मिलने वाले हैं। पहला सवाल मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस देके आपसे क्या पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, जो कि 100% फिक्स है दोस्त, आना ही आना है। दूसरा लेक्चर कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? दूसरा लेक्चर कौन सा है जो आएगा, बोलिए। चलिए, सेकंड नंबर वाला लेक्चर कौन सा है जो आएगा? कौन सा क्वेश्चन है जो तुमको लगता है कि भैया ये पूछा जा सकता है सेकंड नंबर पे? अरे सेकंड नंबर पे यही है जो तुम्हारे सामने लिखा है। अरे हर साल उठा के देखो, अल्टरनेटिव ईयर में मॉलिक्यूल देके पूछ लेता कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, अरे भाई सुन लो, इधर इधर सुन लो दोस्त। सबसे पहला टॉपिक है कि कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कब, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कब। अब मैंने बहुत सारी थ्योरी लिखी है, मैं तुम्हें गौर से बता रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर हो इस फॉर्मेट में, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर हो इस फॉर्मेट में, आपका काम है केवल ये चेक करना कि जितने भी क्लोज स्ट्रक्चर के पेरीफेरी पर जितने भी कार्बन एटम है, पेरीफेरी का मतलब समझते हो, आउटर में, आउटर में जितने भी कार्बन एटम हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम मेरे बेटा कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अंदर अगर कोई sp3 है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पेरीफेरी पे कैसे होने चाहिए, sp2। sp2 का मतलब वो कार्बन मेरा कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब अगर ऐसी कंडीशन है मॉलिक्यूल की, तो अब मॉलिक्यूल के पास में 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या मेरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक का कोई भी कंडीशन नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल के पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब एक साइंटिस्ट आए आपके हकल, जिन्होंने बोला कि अगर ये एरोमेटिक होगा, इन्होंने क्या कहा, अगर ये एरोमेटिक होगा तो इस साइक्लिक रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं, दैट डबल बॉन्ड शुड फॉलो माय रूल 4n प्लस 2 पाई रूल। समझ रहे हो, 4n प्लस 2 पाई रूल। अब यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 0 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर n की वैल्यू जो स्टार्ट होती है, गौर से देखना, 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो पहला पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो मॉलिक्यूल जो साइक्लिक है और जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, वो मेरा कैसा है, एरोमेटिक। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो जाएगा, साइक्लिक होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, एरोमेटिक। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मुझे एक चीज़ तो कंडीशन क्लियर है मेरे दिमाग में, वो मेरा एरोमेटिक तो नहीं है। आगे चल के पढ़ेंगे वो किस में आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक में। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? ये सारी थ्योरी लिखने का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर क्लोज स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी है तो पेरीफेरी के सारे कार्बन एटम कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, और अंदर जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो बेटा क्या होने चाहिए, 4n प्लस 2 रूल को फॉलो करने चाहिए। अरे मेरी बात क्लियर है? अब इतनी सी बात बोल के मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ये जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये वाला, मैंने देखा कि अगर एक क्लोज स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, मैंने कहा सही है। क्लोज स्ट्रक्चर के पेरीफेरी के एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए बेटा, sp2। अरे क्लियर है या नहीं, क्या होनी चाहिए, sp2। और पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने होने चाहिए, 4n प्लस 2 रूल के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, 2। कितने हैं, 2। तो ये पहला मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक। sp2 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 sp2, और बेटा ये कैसा है, बोलो। जब भी कार्बो एनाइन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, मैंने हमेशा क्या कहा, वो किसमें आता है, sp2 में ही आता है। किस में आता है, sp2। इसको किस में इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली बात, काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। इस हिसाब से 2 2 4 और 2 मिला के कितना हो गया, 6। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक। वेरी गुड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6। मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 कितना है, कैसा है, वेरी गुड। अब दोस्त कायदा तो ये कहता है कि अगर तुमको इतनी ही इन्फॉर्मेशन पता है तो बस सवाल तुम्हारे सारे लग गए, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर। कितने दिए जा रहे हैं,
सिंगल सिंगल। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही सवाल आता है, इसमें कोई नई पीएचडी नहीं है। अरे बोलो भाई, क्या इसके अंदर आपको कोई भी नई पीएचडी दिखाई दे रही है? मुझे बताओ। बोलो। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला हो गया। अब एंटी एरोमेटिक में वही है सारी कंडीशन कि सारे मॉलिक्यूल पेरीफेरी के क्या होने चाहिए बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। नोट्स में दे दूंगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक एक टॉपिक कायदे से दिमाग के ढक्कन खोल के बस बैठ जाओ, समझते रहोगे हाँ भैया समझ में आ रहा है। अगर मेरा 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है तो मेरा कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बाकी अगेन सारी कंडीशन वही कि मॉलिक्यूल मेरा कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। मॉलिक्यूल के पेरीफेरी के एटम बेटा कैसे होने चाहिए मेरे? sp2 हाइब्रिडाइज। और उसके बाद क्या फॉलो करना चाहिए मेरा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। सही है नहीं? अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और पाई इलेक्ट्रॉन ये मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई। सब sp2 हाइब्रिडाइज में बेटा कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। अरे बोलो, एंटी एरोमेटिक। 2 और 2 4 और सारे sp2 हैं, अगेन बेटा कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। बोलो भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? ये यहां से हमारा 1 नंबर फ्री का बन गया। एक सवाल आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक सवाल पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, इस पे थोड़ा सा तुमको पीएचडी भी कराई कि भाई तुमको थोड़ा सा और डिटेल में आना चाहिए। माना सवाल अब तक हल्का पूछ रहा है और कभी अच्छे लेवल का पूछ लिया तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले पढ़ो मॉलिक्यूल कितने टाइप के हैं मेरे? 3 टाइप के, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। और नंबर 3 क्या बेटा? नॉन एरोमेटिक। जो ना एंटी एरोमेटिक हो ना एरोमेटिक हो वो मेरा क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में सिंपल क्या, कोई भी स्ट्रक्चर या तो साइक्लिक ही ना हो, और साइक्लिक है अगर मेरी स्ट्रक्चर और उसमें कोई भी एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो वो मेरा एंटी एरोमेटिक की भी कंडीशन से गया और एरोमेटिक की कंडीशन से भी गया। तो जो एंटी एरोमेटिक क्या हुआ? अच्छा वो तो सही हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल जो ना एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई करे ना एंटी एरोमेटिक की, वो मेरा क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। मतलब कोई भी साइक्लिक में बना दूं और मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं भाई ये क्या है, तो आप कहोगे भैया ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों मैंने कहा इसको नॉन एरोमेटिक? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया? मॉलिक्यूल साइक्लिक था पर एक कार्बन साइक्लिक में कैसा हो गया? sp3। देखते ही मैं क्या समझ गया? मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक। स्टेबिलिटी की बात करूं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक। उसके बाद नॉन एरोमेटिक। और हाईली अनस्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। याद रखना, हाईली अनस्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टीज और बहुत अच्छी होती है कि ये कैसे होते हैं? स्वीट स्मेल के होते हैं। जितनी भी दुनिया में परफ्यूम बनती हैं वो सारी किसकी बनती हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स की बनती हैं। याद रखना, किसकी बनती हैं सारी परफ्यूम्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स की बनती हैं। ठीक, वो अलग बात है, मेजर मटेरियल यही है। बाकी और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिक्स होते हैं। नॉन एरोमेटिक और क्या हो गया मेरा? एंटी एरोमेटिक। अब मैंने बहुत सारे सवाल लिख दिए तुम्हारे सामने, मैंने कहा इनको पहचानना सीखो। सबसे पहला सवाल क्या है मेरा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला नॉन एरोमेटिक। ये मेरा कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये बेटा मेरा कैसा हो गया? एरोमेटिक। ये भी कैसा हो गया? एरोमेटिक। ये कैसा है मेरा? एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक के साथ में जोड़ूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? एरोमेटिक मिलेगा। अगर मैं एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक के साथ जोड़ूंगा तो कॉमन सेंस भी तो कुछ बोलता है आदमी का, ऐसा थोड़ी ना पहले से ही पढ़ा हो। एक कॉमन सेंस कहता है क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक। अरे बोलो यार, डर क्यों रहे हो? एंटी एरोमेटिक। ऐसे घबरा रहे हैं बोलने में। एरोमेटिक में एरोमेटिक को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? कि नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। चलो अब तुम्हारा थोड़ा कॉमन सेंस जागा। अगर एंटी एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एरोमेटिक बनेगा। अरे गधो, नेगेटिव को नेगेटिव से बढ़ाओगे तो मतलब पॉजिटिव बन जाएगा तुम्हारे हिसाब से। हैं एंटी एरोमेटिक ही बनेगा। अरे ठीक है, क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक। अब ये तो मैंने तुमको ऐसे ही पढ़ा दिया, इस लेवल का सवाल तुम्हारा आएगा ही नहीं। अब आ जाओ अपने वाले क्वेश्चंस पे। 1 2 3 क्या है? एरोमेटिक। अब तुमको लग रहा होगा ये डबल बॉन्ड भैया इधर है,
एक्चुअल में, यही तो लग रहा होगा इधर है। अरे इसी डबल बॉन्ड के होने की वजह से ये कार्बन भी मेरे कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो फाइनली मिला के क्या, एरोमेटिक। वेरी गुड। क्या, कैसे, हाउ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और कोई, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन की, हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त, sp2, कैसे है sp2, एक्सप्लेन करो, किसी को भी आता हो, कोई भी, sp2 है ये, क्या है, sp3 है, दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड, कैसा हो गया sp, तुम sp2 क्यों बोले, कंफ्यूजन नहीं हो गया था, बिल्कुल सही बोले, तुमको पता ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ये ऑक्सीजन कभी इस ऑक्सीजन का रहता ही नहीं है, ये लोन पेयर कभी इस ऑक्सीजन का रहता ही नहीं है, क्यों नहीं रहता भाई, क्योंकि इसके, अरे क्या कर रहे हो आपस में, इसके रेजोनेंस में आने से, इसके रेजोनेंस में आने से ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक, गौर से देखो, 2 और 2 4 और 2 6, कैसा बन गया, एरोमेटिक। ये ऑक्सीजन के हाथ से लोन पेयर क्या हो गया दोस्त, चला गया, इसके पास मतलब लोन पेयर ऑक्सीजन के पास कितना बचा, एक, तो लोन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2, जो उसने बोली, और सारे मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज हो और 4n+2 रूल को फॉलो करे तो मॉलिक्यूल मेरा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। हवा में तीर मत मारा करो, थोड़ा नॉलेज रखो अंदर, ठीक है, हवा में बातें नहीं करनी है। एरोमेटिक, ये अगेन सल्फर का लोन पेयर किसमें होगा, रेजोनेंस में होगा, किसमें होगा बेटा, रेजोनेंस में होगा, इसके रेजोनेंस में होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक। गौर से देखो, ये क्या है मेरा, एरोमेटिक, ये क्या है मेरा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अबे गधो, ये नाइट्रोजन का अगेन लोन पेयर किसमें होगा, रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड इधर भी, ये डबल बॉन्ड इधर भी, 2 और 2 4 और 2 6, ये भी मेरा कैसा है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सब बता दो इसी में कैसा है। इस पे आ जाओ, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन कैसा हो गया, sp3, मॉलिक्यूल मेरा बेटा कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। चलिए इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है ये, ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ किसी से नहीं है, ये बोरॉन, बी, क्या है ये, बोरॉन, बोलो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट, सिग्मा, सिग्मा पाई, और ये क्या वैकेंट, पाई सिग्मा वैकेंट, क्या बन गया, रेजोनेंस की कंडीशन, कितने इलेक्ट्रॉन है, सारे एटम पेरीफेरी के कैसे हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसा हो गया, एरोमेटिक। कैसा है, नॉन एरोमेटिक, कैसा है, अरे भाई ये कैसा है, इधर देख लो, कैसा है, एरोमेटिक। कितने लोग कह रहे हैं एरोमेटिक है, हाउ मैनी ऑफ यू, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दोस्त, सही सही बताना, आ रहा है। ये पहला एग्जाम निकालने का सबसे पहला रूल क्या है, यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंटेड, है ना, कि मैं निकाल पाऊंगा। तुमने ही मन में सोच लिया नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अलग पांडे सर को भी लाके खड़ा कर दूं, तब भी कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तुमने ही सोच लिया नहीं निकलेगा तो टीचर क्या घंटा करेगा, है, हाँ मिलता था दोस्त। अब ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त, कॉन्फिडेंस है ना यहाँ पे आने के बाद, हाँ नहीं खुल के बोल देना ना भी हो तो यार, मैं कोशिश करूँगा उस लेवल का कॉन्फिडेंस बनाने की। चलो ये एरोमेटिक ही है, कैसा है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक,
एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, क्या है, व्हाट इज दिस? कॉमन सेंस लगाओ। अभी अभी तो मैंने तुमको बताया बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल है भाई, प्रेडिक्टेबल। मैंने तुमको पढ़ाई है ना, मैंने कहा ये एंड तक परेशान करेगा। अब देखो यहाँ परेशान कर रहा है, sp2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। सारे एटम कैसे हैं मेरे, sp2 हाइब्रिडाइज, तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। आप लोग सोच कहाँ रहे हो? अब याद रखना, अगर एक सवाल आया तो ये फ्री का नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी एक्सेसिव थी वो भी मैंने कवर कर ली यहाँ पे। सही है दोस्त, ये टॉपिक तुम्हारा बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा है मन में। 5 मिनट में एरोमेटिक हो गया, लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं बेटा कैसे। 5 मिनट में हमारा एरोमेटिक खत्म। आगे बढ़िए। अच्छा, अरे भाई तुम लोग तो कैसे कैमरा निकाल के बैठ गए सबके सब, बड़ा जल्दी जल्दी। मैं बोल तो रहा हूँ पीडीएफ दे दूंगा, अभी कह रहा हूँ मैं पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? अभी लेक्चर के साथ ही अपलोड कर दूंगा तुम्हारे ही बैच में। चलिए आइए आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी, बताओ सबकी आपस में। अब मैं जो स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूँ, मैं जीओसी के किसी भी इफेक्ट के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सारे इफेक्टों को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, सारे इफेक्टों को दोस्त क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चार्ज की स्टेबिलिटी केवल यहाँ पे एक बेसिस पे कर रहा हूँ कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। मैं चार्ज की स्टेबिलिटी केवल इस बिहाफ पे देख रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस में। क्या मामला क्लियर है? पता चला तुम लोग इंडक्टिव देख रहे हो और इंडक्टिव पे यहाँ दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं सबसे पहले सवाल को देखूँ तो मेरा क्या है, एरोमेटिक। अरे बोलो कैसा है, एरोमेटिक। अगर मैं इसको देखूँ तो बेटा कैसा है, एंटी एरोमेटिक। इस हिसाब से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, एरोमेटिक की। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा बेटा कैसा है, एरोमेटिक। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। गौर से देखना, ये मेरा कैसा है, एरोमेटिक। ये भी मेरा कैसा है, एरोमेटिक। गौर से देखना, इसमें एरोमेटिक में रेजोनेंस कितना हो रहा है, केवल एक बार। इसमें एरोमेटिक में रेजोनेंस कहाँ होगा, चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ 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 और बेटा यहाँ। कितनी जगह डिस्पर्स हुआ, 4 जगह डिस्पर्स हुआ। विद क्या है, एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अरे बोलो हाँ या ना। अरे गौर से देखो गधे, उसमें चार्ज मेन मॉलिक्यूल के ऊपर लगा हुआ है, उसमें चार्ज कार्बन एटम के ऊपर लगा हुआ है, और वो कार्बन एटम ओपन स्ट्रक्चर में है। वो कार्बन एटम किस में है, ओपन स्ट्रक्चर में। क्या उस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव आने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? वो पहले से ही था, वो तो पहले से ही था, तो चार्ज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर इस चार्ज के आने से मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक। और मैं जानता हूं अगर इसकी वजह से एरोमेटिक हुआ है, इसका मतलब ये वाला चार्ज हाईली हाईली क्या है बेटा, स्टेबल। इस हिसाब से कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला। मैंने तुम्हारे सामने पहली बार गलती करी, और मैंने जब गलती करी ना तुम में से कोई पकड़ नहीं पाया कि मैं क्या गलत किया। तुम लोग सब एग्री करके कि हाँ ये वाला ज़्यादा स्टेबल और ये वाला कम स्टेबल है। अरे बोलो भाई, सही बात है नहीं दोस्त, मैंने खुद ही गलती करी थी। मैंने कहा तुम में से कोई बताएगा, अरे चार्ज देखो ना, चार्ज ओपन पर है, चार्ज क्लोज पर है, और क्लोज पे आने के बाद वो मॉलिक्यूल को क्या बना रहा है, एरोमेटिक। क्या बना रहा है मानसू, एरोमेटिक। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, मैं चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, कौन चार्ज ज़्यादा स्टेबल हुआ, जो मेरा कैसा है, एरोमेटिक। इसमें बताओ, इस पे आने की वजह से ये मॉलिक्यूल मेरा कैसा हो जा रहा है, एरोमेटिक। अरे ठीक है या नहीं। इसमें OH माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, इसमें क्या बन जा रहा है बेटा, एरोमेटिक। ठीक है। एक ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 10 कार्बन से भी ज़्यादा होती है। अब एरोमेटिसिटी पे जाओगे या ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पे जाओगे या तीसरे नंबर वाले में रेजोनेंस में जाओगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? क्या ये बात कंफर्म है आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा कौन, एरोमेटिक। उसके बाद जिसमें OH वाला, क्योंकि O की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बेटा किससे ज़्यादा है, 10 कार्बन से ज़्यादा है। ये रेजोनेंस करेगा, चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे तो है ही है, तो 4 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस हिसाब से अगर मैं इसको A, इसको B और इसको अगर C कह रहा हूँ दोस्त, तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर A की और फिर B की। अरे बोलो भाई, मामला क्लियर है? अच्छी बात है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सिग्मा रेजोनेंस। ठीक है, बहुत गौर से देखना। जब मैंने तुमको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, याद है मैंने क्या कहा था, ये स्ट्रक्चर हाईली क्या होती है, अनस्टेबल, ड्यू टू
एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में कितना था 109 डिग्री 28 मिनट, मैंने कितना कर दिया दोस्त 60 मिनट। अब जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री किया, बहुत गौर से देखना, अगर इस मॉलिक्यूल की मैं स्ट्रक्चर तुमको समझाऊं तो पता चला इतना, ये भी मेरा क्या है बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ये भी मेरा क्या है बेटा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन। अरे इधर देख लो दोस्त, तुम लोग तो आपस में ही महान होते जा रहे हो भाई। ये रहा लॉन पेयर, ये रहा लॉन पेयर। अब मैंने इनको बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, कंप्रेस कर दिया। जैसे जैसे मैं इनको पास लाया, पता चला इन दोनों में क्या स्टार्ट हो गया बेटा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या स्टार्ट हुआ, रिपल्सन। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिख रही है, ये स्ट्रक्चर कुछ फूल के ऐसी हो गई बेटा। एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी। ये मॉलिक्यूल बेटा क्या हो गए, हल्का सा क्या हो गया, ये बॉन्ड ऐसे करके फूल गया। अरे बोलो, बॉन्ड बेटा क्या हो गया, हल्का सा फूल गया। अब गौर से देखना, जैसे ही ये बॉन्ड हल्का सा बाहर की तरफ गया, बहुत गौर से देखना, क्योंकि इसके पास में क्या है लोन पेयर। इस लोन पेयर ने जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को देखा, इस लोन पेयर ने, लोन पेयर क्या है, क्या एक्चुअल लोन पेयर ना किसका है, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से बेटा क्या हुआ, हल्का सा बॉन्ड फूल गया। फूलने के बाद ये इस ऑर्बिटल के क्या हो जाता है, क्लोजर हो जाता है। क्लोजर होने की वजह से पटाख से अपना बॉन्ड तोड़ के पूरा लोन पेयर उठा के इसको दे देता है। और अगली ही जो स्ट्रक्चर बनती है, गौर से देखना, ये आपका CH2 इसने फुल्ली फिल्डेड कर दिया। जिसपे पहले पॉजिटिव था, वहां कोई पॉजिटिव नहीं रहा, पॉजिटिव आपका आ गया है। ये बॉन्ड टूटा, ये लोन पेयर उधर चला गया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा रेजोनेंस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सिग्मा रेजोनेंस। अगर आप लोग गौर से देखो तो सिग्मा बॉन्ड टूटा था, अरे टूटा था या नहीं टूटा था, और कुछ हुआ ऐसा जैसे रेजोनेंस में होता है कि लोन पेयर इधर से इधर भागता है कि नहीं। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, सिग्मा रेजोनेंस। अब पता चला आगे चल के कि सिग्मा रेजोनेंस से जो चार्ज स्टेबल होता है वो एरोमेटिक से भी ज़्यादा स्टेबल चार्ज होता है, एरोमेटिक से भी ज़्यादा। अगर पूरी दुनिया में सबसे स्टेबल अगर कोई कार्बोकैटायन है तो वो कौन सा कार्बोकैटायन है, सिग्मा रेजोनेंस कार्बोकैटायन। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें रोहित कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी दिमाग लगाओगे दर्द हो जाएगा, क्योंकि अभी 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है कि नहीं। अब ये दिमाग या तो अगले साल लगाना, या अभी के लिए अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है दोस्त, फूल जा रहा है। फूलने की वजह से कहाँ चला जा रहा है, लोन पेयर ऊपर चला जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने भी इतना याद किया, तुम लोग भी इतना याद कर लो, ठीक है नहीं? क्योंकि अगर अभी तुम लोग PhD करने लगोगे तो तुम्हें पता चला यही टॉपिक हो रहा है बस एग्जाम तक। इसका नाम क्या है, सिग्मा रेजोनेंस, और ख़त्म ये टॉपिक खत्म। इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा। ये एक स्पेशल वैरायटी है जो किस में देखी जाती है, साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है नहीं। साइक्लोप्रोपेन के ऊपर अगर कार्बन लगा के मैं उस पर प्लस लगा दूं तो आप लोग अपने दिमाग में हमेशा रखना, कोई बताए या ना बताए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है आप तुरंत समझ जाना ये सिग्मा रेजोनेंस कार्बोकैटायन है कि नहीं। और ये दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है। ऐसे मैंने बैठा ली दिमाग में, ऐसे ही आप लोग बैठा लेना। ये एक स्पेशल फिनोमेना है जो किसके अंदर होता है, केवल इसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है। आप कहोगे दुनिया में कोई और मॉलिक्यूल है, होता है, तो दुनिया में किसी और मॉलिक्यूल के अंदर ये नहीं होता। सिंगल एग्जांपल है सिग्मा रेजोनेंस का, मैंने इसीलिए लिख दिया ओनली फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन, खत्म। अब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, गौर से देखना। सबसे पहले ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो, मैंने क्या लिखा है, sigma resonance is not a resonance at all, it is totally different phenomena which is only observed in cyclopropane system। केवल एक ही में ऑब्जर्व हुआ साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। जो इतनी मैंने बातें बोली सब इंग्लिश में लिख दी मैंने यहाँ पे। साइक्लोप्रोपेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर रिंग, ड्यू टू दिस हाई रिपल्सन देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन अ शेप। शेप कैसी हो गई, फूल गई तो कैसी होगी बेटा, डिफॉर्म हो गई साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था, इस डिफॉर्मेशन की वजह से जैसे ही उसके पास में प्लस चार्ज आया, तुरंत बेटा वो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल क्या हो गया, टूट गया। और अपना लोन पेयर बेटा किसको दे दिया, पॉजिटिवली p ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, दे दिया। हटाओ, आगे बढ़ो। अगले टॉपिक का नाम क्या है, हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, किसको समझ में आया कि ये कुछ होता भी है? बोलो। कोई भी
एक्सप्लेन करें हाइपर कंजुगेशन क्या होता है दोस्त। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या हाइपर कंजुगेशन? एक्सप्लेन करो। इतना ही पता है? यही तो दिक्कत है कि इतना ही पता है। एग्जाम के लिए इससे थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए था। बोलो भाई, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? कितना दांत फाड़ रहे हो आपस में, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम्म आप लोग आपस में इतना मस्त हंस रहे हो हैं, तुम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा 20 दिन बाद एग्जाम है। कह रहे सर टेंशन तो है, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है क्या? टेंशन हो रही है, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे ऐसा मत करो भाई। अच्छा, म्यूजोमेरिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया ना? अरे पीछे म्यूजोमेरिक के बाद ही तो यहाँ से एरोमेटिसिटी आई है। 5वां लेक्चर देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है? लास्ट वाला मेरा। हम्म हम्म वही तो कह रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या होता है भाई हाइपर कंजुगेशन? मेरा तो सिर घूम गया इतने पढ़ाने में। क्या ही मैं तुमको पूरा, कैसे तुमको 22 स्लाइड पढ़ाऊंगा भाई, पूरा सिर घूम गया इतना ही बोलने में। हम्म तुम में से किसी को यही नहीं पता हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आप लोगों को। कोई मरा वरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, दुख के साथ मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। टॉपिक के नाम के साथ में एक रफ आइडिया तो होना चाहिए। टॉपिक कह के आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन का आइडिया ही नहीं है किसी को। क्या कह रहे थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिलोकलाइज। एक्चुअल में ये कहाँ से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ट्रांसमिशन कहाँ से होता है? अल्फा। अरे हाइड्रोजन का ट्रांसमिशन कहाँ से होता है? अल्फा। अल्फा कार्बन से। अरे ठीक है, नहीं अल्फा कार्बन पर बेटा क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन होने चाहिए। गौर से देखो, अरे देखो भाई, अगेन बहुत लिमिटेड बोलूंगा इसमें भी, देखो गौर से। सी एच डबल बॉन्ड जो CH2 था, मैंने क्या काम किया? इस बॉन्ड को तोड़ दिया। यहां पर क्या आया? नेगेटिव। और यहां पर बेटा क्या आया? पॉजिटिव। जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव को देखते ही एक हाइड्रोजन निकलता है किसके फॉर्मेट में? H+ के फॉर्मेट में। और बेटा यहां पे क्या क्रिएट करता है? नेगेटिव। और अगली ही स्ट्रक्चर आपकी हो जाती है कुछ इस तरीके से। और यहां से क्या निकलता हुआ जाता है बेटा? H+। क्या निकलता हुआ जाता है? H+। इसी H+ के रिमूवल को हम लोगों ने क्या नाम दिया? हाइपर कंजुगेशन। अरे कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? बोलो, अरे बोलो भाई। इसमें किसका रिमूवल होता है? H+ का। ये एक फिनोमेना है जिसमें गौर से देखूं मैं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि हाइड्रोजन हटके लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं? रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है? लोन पेयर को
ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन था तो हटके लोन पेयर को ट्रांसफर कर रहा था। कहीं कोई ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं है जो पूरा लोन पेयर ही लेके भाग जाए। अरे बोलो भाई, जैसे अगर मैं इसमें लगा देता CCl3, क्या लगा देता CCl3, अब गौर से देखना अब क्या होगा। अरे देखो भाई गौर से, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा नेगेटिव और इधर क्या आएगा पॉजिटिव। जैसे ही ये Cl आया, ये Cl क्या होगा, क्योंकि Cl की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा, ये लोन पेयर लेके क्या होगा भाग जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा प्लस क्रिएट। आप गौर से देखो, इस रिंग का लोन पेयर मैंने क्या कर दिया, इस साइक्लिक रिंग का ले लिया। अब पहले मैं क्या कर रहा था, H प्लस जाने के बाद दे रहा था, अब क्या कर रहा हूँ ले रहा हूँ। तो जो दे रहे हैं वो प्लस H और जो ले रहे हैं वो माइनस H, खत्म। हाइपर कंजुगेशन में रोहित इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं आप लोगों की सोच को भी बाउंड कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। क्या हाइपर कंजुगेशन समझ में आया? बस एक फिनोमेना है जो क्या कर रहा है बेटा, लोन पेयर को ट्रांसफर कर रहा है। हाइड्रोजन है तो ट्रांसफर कर रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है तो ये क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, क्या यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा? कैसे होगा मैंने दिखा दिया। अब गौर से नोट पढ़ो, हाइपर कंजुगेशन क्या है। बोलो। पहला, एक एक्चुअल में हमारे इंडियन ऑथर ये कहते हैं भाई कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कभी बनता नहीं है। तो अगर मैं हाइपर कंजुगेशन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोचूं तो मेरा यहाँ पे बोला गया कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, प्लस और माइनस के थ्रू होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो, फ्री रेडिकल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे तो ये भी नहीं पता, तुम पकड़ पा रहे हो नहीं। देखो गौर से, मैंने कहा ये बॉन्ड टूटा किस तरीके से, होमोलिटिक तरीके से। अरे किस तरीके से, होमोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, अपना भाई तू ले ले, मेरा मुझे दे दे, खत्म। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, अगर ये भी होमोलिटिक तरीके से आएगा तो अपना ये गया इसका दे गया। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो गया वो कौन था, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अरे बोलो भाई, इन्होंने कहा कि इसका हाइपर कंजुगेशन का मैकेनिज्म कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता है। बात क्लियर है? अगली लाइन मैंने लिखी, हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर कार्बो एनाइन। किसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, कार्बो एनाइन वाले फॉर्मेट के लिए भी क्या है दोस्त, एप्लीकेबल नहीं है। गौर से देखना, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ हाइपर कंजुगेशन, दैट इज देयर इज नो प्योर पैरेलल p ऑर्बिटल कंजुगेशन विद सिग्मा बॉन्ड। वही होगा ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा जैसी कार्बो एनाइन बना। अब आप लोग गौर से देखना, हाइपर कंजुगेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एज वेल एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर मैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहा हूं तो किस लिए पढ़ रहा हूं, केवल दो ही चीज़ों के लिए पढ़ रहा हूं, एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, खत्म। ये दो एप्लीकेशन में से एक सवाल आपके एग्जाम में 100% आपको मिलने के चांस हैं कि हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन या तो कार्बोकेटाइन दे देगा या फिर एल्कीन दे देगा। दुनिया में कोई भी एल्कीन कितनी स्टेबल है किस बात पे डिपेंड करती है, उस एल्कीन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, खत्म। ठीक है, इसीलिए जब मैं हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेना पढ़ा रहा था, आप लोग गौर से देखो, मैंने एग्जाम्पल ही एल्कीन का लिया था। हमने किसके हाइपर कंजुगेशन किया था, एल्कीन पे किया था, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन सेम एज प्लस एम और माइनस एम। जैसे प्लस एम में इलेक्ट्रॉन जाते थे, माइनस एम में इलेक्ट्रॉन आते थे, क्या सेम तरीका यहाँ पर भी तो हो रहा है? पर अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसकी स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम से क्या होती है, कम होती है। यही मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि ये क्या होती है, कम होती है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कैसा शो करेगा, प्लस एच। अरे बोलो, प्लस एच ही तो शो करेगा। और इसकी बात करूँ तो ये कैसा शो करेगा, माइनस एच। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? अब मैंने आपके सामने एक सवाल रख दिया और मैंने कहा इन सब एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। लिखो भाई अपनी कॉपी पे। सर क्लास लेंगे क्या आपकी? और विकी सर की क्लास है क्या? किस में? ये अपने आप क्यों बजाए? कोई ठोकता नहीं है, मैं अभी अंदर खड़ा था, अपने आप बज रहा था। ये कोई नहीं किया है। अभी मैं पढ़ा रहा था भाई, अभी कोई नहीं मारा, अपने आप बजाए।
पैर पे नहीं लग गया, मैं समझ गया इसमें, मैं बताता हूँ इसमें लफड़ा क्या है। मैं भी बताऊँगा दे। किस में, 11th में, इन्हीं में, बीटेक वाला में, 11th में। अच्छा तो अभी तो थोड़ा मैं क्लास लूँगा, क्योंकि अब देखो पता चले यार, ख़त्म करके हटूँगा अब मैं से। 6 बज रहे हैं, 6:45 तक मान ले, टॉपिक को ख़त्म करके फिर पूरा हटूँगा एक वीडियो में सिंगल। ना ना लेट नहीं होगा, जल्दी कर देता हूँ, 12 स्लाइड है, जल्दी कर देता हूँ, कर दूंगा अभी। अरे यार 30 मिनट तो उसी में ख़राब कर दी ना, उसमें रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन नहीं आ रहा था ओबीएस में, उसको 30 मिनट में तो ढूंढ के रिकॉर्डिंग पकड़ के लाया हूँ उसमें। अब क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, एल्किन की स्टेबिलिटी बताओ भाई, अगर मुझसे पूछोगे तो 10 सेकंड में आंसर कर दूंगा इसका। इस एल्किन को देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कैसी एल्किन है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है। चलो छोड़ो, रेजोनेंस नहीं है तो अगर मैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4। अल्फा एच मेरे पास कितने हैं, 4। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब थोड़ा सा रेजोनेंस आया, थोड़ा सा रेजोनेंस आया। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे मेरे पास में, 2। कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, 2। गौर से देखना, डबल बॉन्ड लगातार हैं, अल्फा हाइड्रोजन बेटा मेरे पास कितने हैं, 2, और डबल बॉन्ड लगातार हैं। आप लोग गौर से देखो, ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमुलिन। ये बेटा कैसा सिस्टम है, रेजोनेंस। ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। अरे बोलो भाई, अब मैं आया डबल बॉन्ड, मैंने देखा यार नीचे वाला भी क्यूमुलिन है। अरे बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैंने कहा इसमें भी रेजोनेंस है। मैंने गौर से देखा, मुझे एक चीज़ तो हमेशा कंफर्म है, वो एल्किन जिसमें रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू उस एल्किन से जिसमें रेजोनेंस नहीं है। और दुनिया की सबसे अनस्टेबल एल्किन वो होगी जो कैसा है, क्यूमुलिन सिस्टम है। मैं बता चुका था एक दिन, जिसमें डबल बॉन्ड लगातार है। इस हिसाब से मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ पर भी रेजोनेंस है। पर जब मेरा यहाँ पर रेजोनेंस है तो मेरे पास अल्फा एच कितने हैं, 2। पर मेरा जब यहाँ पर रेजोनेंस है तो मेरे पास अल्फा एच कितने हैं बेटा, 6। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है मेरी 5, और उसके बाद में बेटा कौन सी है, 2। क्लियर। उसके बाद में मेरी वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी जो क्यूमुलिन नहीं है। क्यूमुलिन कौन है, 1 1। अब मुझे पता चला तीसरा वाला भी क्यूमुलिन है और चौथा वाला भी क्यूमुलिन है। तीसरे वाले क्यूमुलिन पे अल्फा एच कितने हैं, 2। इस वाले क्यूमुलिन पे अल्फा एच कितने हैं बेटा, 5। इस हिसाब से फिर मेरा 4th वाली ज़्यादा स्टेबल है, और फिर बेटा मेरी 3rd वाली। क्या मुझे ऑर्डर लिखने में कोई भी दिक्कत है, बोलो, बोलिए, ठीक। अरे बोलो, ठीक है। अरे समझ में आया ना दोस्त, गर्दन हिला रहे हो, मजाक में। समझ पाए ना एल्किन की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं। एक सवाल इनफ है, आगे बढ़ो। जल्दी से इसे अपना होमवर्क में नोट कर लो, ये आपका होमवर्क। मैं स्लाइड दे दूंगा, आप लोग लिखने में टाइम खराब मत करना। पता नहीं है मुझे, आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कोई होगी। आ जाइए दोस्त, आप लोग एरोमेटिसिटी पढ़ लिए, आप लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिए, आप लोग म्यूजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिए, मामला खत्म। अब आ जाओ सवालों पे, सब लगेगा अब इनमें। ये वो सवाल हैं जिनमें आपको किसका ऑर्डर बताना है, के ए का। के ए का मतलब क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के ए क्या है, जल्दी से लग जाओ अब इन सवालों में। हिमांशु, इन सवालों को निकालना है। जब भी मैंने आपसे कहा था के ए का ऑर्डर बताना, के ए का मतलब क्या, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज बेटा, इसका मतलब उसकी के ए वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अरे भाई इधर तो देख लो, आपस में ही स्टार्ट कर देते हो तुम। अरे इधर आ जाओ भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा तो के ए की वैल्यू ज़्यादा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं या उल्टा रिलेशन होता है, सही बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई, के ए। अब गौर से देखना, मैंने कहा था जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए आप एच हटाओ, क्या लगा दो, नेगेटिव। अरे बोलो,
केवल क्या लगाओ, एच हटा के क्या बना दो, कार्बो एनाइन या एनाइन बना दो ना, सीधा सीधा एनाइन बना दिया। आप लोग गौर से देखो, जैसे ही यहाँ पे नीचे आया क्या लगाया गया, प्लस एच। मेटा पोजीशन पे आते कोई भी प्लस एच नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लस आई। ये क्या लगाएगा, माइनस एच, और यहाँ पर बेटा क्या लगाएगा, माइनस आई। आप लोग गौर से देखो, जल्दी जल्दी देखते हैं ना। प्लस एच कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा, क्योंकि नेगेटिव को और नेगेटिव सप्लाई करेगा। अरे तो देता है और नेगेटिव को, इसका मतलब अगर इसमें सबसे ज़्यादा कोई स्टेबल है तो वो है जो माइनस एच है, और फिर उसके बाद कौन है जो माइनस आई है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल सी, उसके बाद में बेटा कौन, डी, फिर उसके बाद कौन, बी, और फिर उसके बाद कौन, ए। कितने लोगों को ऑर्डर क्लियर है एक लाइन में? अरे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, जो खींचे, और खींचने वाला कौन, नेगेटिव का ही, माइनस का एच। इफेक्ट में माइनस एच ज़्यादा बड़ा होता है एच कंपेयर टू माइनस आई के। अरे क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ो। अगला सवाल, जैसे ही मैंने देखा यहां पर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एच हटाओ नेगेटिव लगाओ, एच हटाओ नेगेटिव लगाओ, कंजुगेट बेस बना लो सबका। मैंने आपको क्या बताया, एच हटा के क्या बना लो, कंजुगेट बेस, मतलब नेगेटिव आ गया, एनाइन आ गया। ये मैंने देखा लोन पेयर है, क्या बनाएगा, प्लस एम। इस पोजीशन पे आते आते बेटा क्या बनाएगा, माइनस आई। मेटा पे कोई भी प्लस एम माइनस एम नहीं होता है। अगेन में आया यहां पर तो बेटा क्या बनाएगा, माइनस एम। अगेन में यहां पर आया तो बेटा क्या बनाएगा, माइनस आई। आप लोग गौर से देखना, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जो खींच रहा है, और खींच कौन रहा है, माइनस एम और माइनस आई। अरे बोलो, माइनस एम और माइनस एम का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा, इस हिसाब से सी वाला ज्यादा। अब उसके बाद एक तो O है और एक क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। एक तरफ NO2 है और एक तरफ OCH3 है, कौन ज्यादा तेज खींचेगा, NO2 ज्यादा खींचेगा, क्योंकि NO2 पे क्या है, एक फॉर्मल पॉजिटिव भी है। फॉर्मल क्या है दोस्त, पॉजिटिव है। अरे NO2 की स्ट्रक्चर में कई बार बता चुका हूँ, इस पे बिना देखे ही क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के खींचने की टेंडेंसी कम से कम इस न्यूट्रल से तो क्या होगी बेटा, ज़्यादा ही होगी। इस हिसाब से सी के बाद में क्या आएगा, डी, डी के बाद में क्या आएगा, बी, और सबसे बाद में क्या आएगा, ए। अरे आप लोग समझते तो हो ना इन सब सवालों को, यही सब एग्जाम में आएंगे। आपने अब तक क्या पढ़ा, डजंट मैटर, सवाल एग्जाम में आपको यही मिलने वाले हैं जो मैं लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। इफेक्ट लगाने आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है नहीं, इफेक्ट लगाने आप लोगों को आने चाहिए। अगला, अब ये जो पूरी जीओसी आपने पढ़ी है किसके लिए पढ़ी, मैंने पहले ही लेक्चर में ये बात बोली थी कि हम जीओसी, वाई वी आर स्टडी जीओसी, हम पढ़ क्यों रहे हैं जीओसी, हम जीओसी पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन निकालने के लिए। हम जीओसी पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए। हम जीओसी पढ़ रहे हैं कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए, am I right? हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल निकालने के लिए। बेसिकली हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी एट द एंड किससे होते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज से। इस हिसाब से मैं सबसे पहला ऑर्डर लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। गौर से देखो, दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन, बैक बॉन्डेड कार्बोकेटाइन। उसके बाद में कौन, सिग्मा रेजोनेंस। उसके बाद में कौन, एरोमेटिक, और वो भी एरोमेटिक, कौन सा वाला एरोमेटिक, ये 7 कार्बन वाला एरोमेटिक। बहुत गौर से देखना, ये 7 कार्बन वाला एरोमेटिक इस सिंगल सिग्मा रेजोनेंस वाले से भी ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस पर आपकी नजर एक बार जरूर होनी चाहिए इस पूरे ऑर्डर पे। सबसे पहले बैक बॉन्डेड, उसके बाद 3-3 तरफ से रेजोनेंस, उसके बाद 2-2 तरफ से रेजोनेंस, फिर उसके बाद 7 कार्बन का वो क्लोज रिंग जो क्या हो, एरोमेटिक। उसके बाद फिर वो उससे ज्यादा होगी जो अकेला क्या है, सिग्मा रेजोनेंस। फिर वो सिग्मा रेजोनेंस में भी उससे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है जो उधर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका एलाइलिक 2 डिग्री, और बेटा क्या हो गया, 1 डिग्री। ये ऑर्डर आपको बहुत हेल्प करेगा कार्बोकेटाइन के क्वेश्चंस को कराने में। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम देखना, हर वेराइटी की प्रॉब्लम मैं उसमें लेके आऊंगा, हर वेराइटी की प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुमको सब समझ में आएगा। आगे बढ़ो, स्टेबिलिटी ऑफ क्या पढ़ना है तुमको, कार्बो एनाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, कार्बो एनाइन, जो मेरा क्या है, एरोमेटिक। उसके बाद वो रेजोनेंस, उसके बाद में वो अलाइलिक। अलाइलिक समझते हो आप लोग, अलाइलिक किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के बाद जस्ट अगले sp2 कार्बन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अलाइलिक। क्या नाम दे देते हैं, अलाइलिक सिस्टम। उसके बाद सिंगल डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फिर 2 डिग्री और फिर क्या, 3 डिग्री। अरे ऑर्डर बिल्कुल दिमाग में क्लियर है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा कौन फ्री रेडिकल स्टेबल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, वो कार्बन जो फ्री रेडिकल और जिसके
तीनों तरफ बेटा क्या लगा हुआ है, CH3, इसको कहते हैं 3 डिग्री। इसके बाद बेटा कौन सा, रेजोनेंस। उसके बाद कौन सा, यहाँ पे लगा लो अलाइलिक। उसके बाद 2 डिग्री और फिर मेरा कैसा बेटा 1 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है आपको सब में। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। हाइड्रोजन निकालो, क्या लगा दो, नेगेटिव। हाइड्रोजन निकालो, क्या लगा दो, नेगेटिव। हाइड्रोजन निकालो, क्या लगा दो, नेगेटिव। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा मेरा, C वाला, देन B वाला, देन A वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे नेगेटिव निकालूं और इसकी इन दोनों की आपस में क्या कंपेयर करूं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पता चलता है ये वाला जो एनाइन है ये अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, टर्मिनल एल्काइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वाटर में और अमोनिया में क्या करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ वाटर में अमोनिया में, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, आपस में ही मस्त रह रहे हो, ठीक है या नहीं। अभी 4-5 दिन बाद क्लासेस बंद हो जाएंगी, करते रहना। फिर आप लोग बिल्कुल भी फोकसफुल नहीं सुनते हो दोस्त। जो लोग 1 घंटे में लेक्चर में देता, 15 मिनट में वो चीज़ें समझाने की कैपेबिलिटी रखने के बाद में भी तुम लोग गड़बड़ करते रहते हो पूरे घंटे बैठ के। पता नहीं कब तक ये लोग उससे समझ में आएगा कि हमारा टाइम कितना प्रीसियस है यार। वाटर में और अमोनिया में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, वाटर की ज़्यादा। अब ऐसी एग्जाम में गलत करके आना है, किसकी ज़्यादा, अरे बोलो, वाटर में और अमोनिया में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, वाटर की ज़्यादा। अबे गधो एकदम कॉन्फिडेंसफुल रहना, किसकी ज़्यादा, वाटर की ज़्यादा। अबे तुक्का मार के मत को कि हाँ वो तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये होगा या तो वो होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और वाटर में और एल्कोहल में बताओ किसकी ज़्यादा, 1 मिनट। हाँ वाटर की ज़्यादा, कर दी ना गड़बड़। एग्जैक्ट होता क्या है कि इसमें 2 केसेस बनते हैं। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज़्यादा होती है, पर एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। अगर एल्कोहल मेरा मिथाइल एल्कोहल है तो मिथाइल एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ज़्यादा तो छोड़ो यार, इतनी ज़्यादा डेंजर होती है कि वो आदमी जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जो कंपनियां एल्कोहल बना रही हैं, अगर वो गलती से केमिकल का मिक्सचर क्या कर दें बेटा, अलग कर दें, और वो एल्कोहल जो एक्चुअल में इथाइल एल्कोहल था और शराब बन जाए अगर आपकी मिथाइल एल्कोहल की, तो पीने के बाद आदमी मर जाएगा। ठीक है या नहीं। शराब नाम को देखो कैसे दोहरा रहे हैं बार बार, शराब है ना। इतने गधे लोग हैं ये, है ना? है ये कह रहा है उस वो शराब जो है जहरीली शराब हो जाती होगी। अरे भाई, अरे अभी अभी अलीगढ़ का ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, आप लोगों को पता है क्या? कितना टाइम हुआ इस इंसिडेंट को हुए 72 लोग खत्म हुए थे। कितने हुए थे, मुझे जहाँ तक डाटा याद है 72 लोग के आसपास हुए थे ना। हाँ। कह रहा है जहरीली शराब पीने से लोग मर गए थे। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रहा है आराम से बैठ के। अपने ही यहाँ का इंसिडेंट है अलीगढ़ का, तुम लोगों को पता है। और जो लोग इसमें है, क्या हुआ, इलेक्शन में आती है, ठीक है। हाँ भाई, शराब बहुत गंदी चीज़ है, इसे पी पी के जल्दी ख़त्म करो। ठीक, ऐसा तो नहीं सोच रहे रोहित, इसे जल्दी से पी के ख़त्म करो भैया। तुम जितना पी के से ख़त्म करोगे कंपनियाँ उतना ही ज़्यादा बना देंगी। ये तो दवाई है ना। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ अब इसी पे डिस्कशन करना, पेपर की किसी को कोई भी चिंता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, एक्चुअल में क्या होता है, वाटर की ही ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, किससे, एल्कोहल से। एक सवाल बहुत पॉपुलर है, मिथाइल एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो बच्चा भी बता देगा इसकी ज़्यादा होती है कि नहीं? बच्चा भी बता देगा किसकी ज़्यादा होती है, इसकी। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे यार बस तुम लोगों का बिल्कुल डी एंड हो गया। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही वो सवाल है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट लगाना हो इस पे लगा लेना। इसके 2 ही केसेज हैं, एक आपका जब ऊपर क्या लगा हो, OH फिनॉल सिस्टम, एक आपका ऊपर बेटा क्या लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिनॉल लगा हुआ है और उसके सराउंडिंग में ही एक ग्रुप G लगा हुआ है, तो ये G ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। या तो इसे इलेक्ट्रॉन देगा या इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। गौर से देखना, इसमें 2-3 केस बड़े पॉपुलर बनते हैं।
पहला केस मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं यहां पे आपसे कहता कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इसका ऑर्डर बताओ, तो मुझको पता है ये क्या शो करेगा, प्लस एच, ये क्या शो करेगा, माइनस एम, ये क्या शो करेगा, प्लस एम। अगर मैं देखूं तो सब पे एच हटाने के बाद बेटा क्या बनेगा, नेगेटिव। अरे बोलो क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर इन सब पे नेगेटिव बनेगा तो आप लोग एक चीज केयरफुली देखो, नेगेटिव को स्टेबल करने वाला कौन, जो नेगेटिव से नेगेटिव को खींचे, खींचने वाला कौन, सबसे स्ट्रॉन्ग, माइनस एम। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है मेरा सी, सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद में ये प्लस एच भी दे रहा है, माइनस प्लस एम भी दे रहा है, तो कम से कम फिर मेरा कौन बचा, ए। और प्लस एच का इफेक्ट कम होता है एच कंपेयर टू प्लस एम से, फिर क्या हो गया, बी, और फिर क्या हो गया बेटा आपका, डी। बोलो हाँ या ना, अरे बताओ। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आप कितना भी बड़ा सवाल दे दो, मुझे इफेक्ट सारे अच्छे से लगाने आते हैं। आपने पढ़ रखे हो ना पढ़ रखे हो, इतना तो हिमांशु कॉमन सेंस से सवाल तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बताओ मुझे। कॉमन सेंस से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि सवाल मेरा हो जा रहा है। एट द एंड तो सवाल ही लगाना, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन वहाँ से हमसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। एट द एंड क्या करने हैं, सवाल लगाने। अब आ जाओ गौर से यहाँ पे, इसमें गौर से देखना, यहाँ पर क्या लगाएगा ये, माइनस एम, यहाँ पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, इंडक्टिव माइनस आई, यहाँ पे क्या लगाएगा, अगेन माइनस एम, और यहाँ पर कुछ नहीं है। आप लोग गौर से देखो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है, रोहित जल्दी से डिटेक्ट करो, क्या गड़बड़ होगी भाई। हम्म हम्म सॉरी सॉरी फॉर दैट, मेरा ध्यान कहीं और था। बोलो बोलो बोलो। हाँ एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले में एच बॉन्डिंग होगी, जो एच जो तुम बड़े आराम से निकाल रहे थे, वो एच बॉन्डिंग में किसके साथ एसोसिएटेड हो गया, नाइट्रोजन के साथ में। और जब वो एसोसिएट हो गया तो वो निकलेगा क्यों, और जब वो निकलेगा ही नहीं तो काय का एसिडिक। क्या बात पकड़े, अगर वो एच उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो जब वो निकला ही नहीं तो काय का एसिडिक। अरे बोलो, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सी वाला, उसके बाद बी वाला, उसके बाद ए वाला, है ना, है ना, डी वाला। गधो कम निकलेंगे, पर इतने भी कम नहीं निकलेंगे कि नॉर्मल से भी ज़्यादा कम निकलेंगे। एक चीज़ तो समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। माना मैं सोच रहा हूँ कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम निकलेंगे, पर माइनस एम लगा हुआ है, फिर भी कम से कम इससे तो ज़्यादा ही निकलेंगे। अब आपने तो इसकी वैल्यू एकदम इतनी गिरा दी कि इसको बिल्कुल ही नीचे पहुँचा दिया। तो सबसे ज़्यादा कौन, हिमांशु, सी, उसके बाद कौन, बी, उसके बाद कौन, ए, और उसके बाद कौन, डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आने के क्या है, पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है रोहित, इसके एग्जाम में आने के? हाँ तभी तो कह रहा हूँ। अरे इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, पर यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो ना गौर से, यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे देखो यार गौर से, हो रही है नहीं हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे एच ऐसे थे जो निकल सकते थे, नहीं निकल पाए, रह गए। इस इफेक्ट की वजह से क्यों ज्यादा होनी चाहिए बेटा, अरे इसमें कम से कम मैं मान रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर ये ग्रुप तो कम से कम ऐसा है कि इसके नेगेटिव को खींचने की पावर रखता है। माइनस एम ग्रुप है कि नहीं। इतना भी उसको अंडर एस्टिमेट मत करो कि माइनस वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि है। अरे बेटा एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा तो रहा हूं। इसको याद करके रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ गिरती है, पर इतनी भी नहीं गिरती है कि नॉर्मल से भी नीचे गिर जाए। अरे समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, सी देन वी देन ए और देन डी। अरे बोलो भाई, आगे बढ़ो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन फ्लोरीन के साथ में मैंने लगा दिया, और यहां पर
ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है भाई, सब एग्जाम में मिलेंगे। मैंने पहले पे फ्लोरीन लगाया, फिर क्लोरीन लगाया, फिर ब्रोमीन लगाया, फिर आयोडीन। फ्लोरीन में बेटा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम जाएगा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ये सब क्या बनाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब इंडक्टिव शो करते हैं। तो सबसे अच्छा एसिडिक बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी और सबसे कम ए। एग्री। अब आ जाओ नीचे वाले पे, सब इंडक्टिव लगा रहे हैं और किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अगर मैं नीचे वाले का ऑर्डर लिखूं तो ए, बी, सी और डी। अरे बोलो भाई, ऊपर वाले का ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। इस नीचे वाले ऑर्डर से कितने लोग एग्री करते हैं इस वाले से? कि हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। अरे यार, यूँ कह रहा, अभी तक तो मुझे विश्वास था, पर जब तुमने लौट के पूछा तो मुझे डाउट में आ गया कि मामला कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और मामला गड़बड़ है। अरे उसमें डायरेक्ट नहीं हो रहा तो कौन सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैंने ही आप लोगों को पढ़ाई है, वो अलग बात है कि आप पढ़ने के बाद भूल गए। अरे इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, अलग बात है, इंटरमोलिकुलर तो है। अरे बोलो, इंटरमोलिकुलर तो है। इसी के जैसे जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, गौर से देखना यार, अगर इसी के जैसे दो मॉलिक्यूलों को मैं आपस में कंबाइन कराऊंगा, गौर से देखो, OH फ्लोरीन, अब मैंने इसी के बराबर में एक और इसका, अरे यार करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, कैसे मॉलिक्यूल होंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे भाई। अब करोड़ों मॉलिक्यूलों में कहीं ना कहीं तो इनमें ऐसी होती चली जाएगी ऐसे करके। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो मॉलिक्यूलों को मिलना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए तो क्या नाम देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? तो इसके अंदर एक बॉन्डिंग है बेटा, क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले जैसा होगा। बोलो एग्जैक्टली। अरे कैसा होगा ऑर्डर, अरे ऑर्डर में क्या ही हो सकता है, सबसे ज़्यादा गिर जाएगा ये बस। किस वजह से इसका गिरा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अरे बताओ, आ जाओ, बहुत गौर से देना इस वाले सवाल का जवाब। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना दोस्त, बोलो एग्जैक्टली। आपको बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके अंदर भी क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर, इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल में नीचे लगा लूंगा और क्या बन जाएगा, अगेन दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हिसाब से बी, देन सी, देन डी एंड देन ए। आप गौर से देखो, इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, टर्मिनल एल्काइन। क्या है, टर्मिनल एल्काइन। एक तरफ एच लगा लेना यार, टर्मिनल एल्काइन। उसके बाद कौन, एल्कोहल। एल्कोहल से ज्यादा कौन, वाटर। वाटर से ज्यादा कौन, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल से ज्यादा कौन, फिनॉल। और फिनॉल में भी कौन सा, मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिर उससे ज्यादा कौन, पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर उससे ज्यादा कौन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन बेटा, सल्फोनिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो जल्दी से बोलो। ये क्या हो गया, ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या देखना गौर से, मैंने कोई बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिखा है क्या, एक सवाल लिखा है मैंने जाते जाते लास्ट। चलिए भाई, आपकी जीओसी पूरी खत्म, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया अंशुल, नहीं आया, बेटर है ना। सबसे ज्यादा सी की, सी, बी, ए और फिर उसके बाद डी। अरे अब की बार तो तुम लोगों ने बड़ा फास्ट ऑर्डर बोला भाई, अब की बार तो तुमने दिल खुश कर दिया एकदम है।
नहीं मैं एक बार देख लूँ, ऐसा नहीं कबाड़ा कर दिया उन लोगों ने। क्या क्या बोला आप लोगों ने? सी बी, एग्जैक्टली। तुम लोगों के हिसाब से ऑर्डर क्या है मुझे जल्दी से बताओ। सी बी, बी सी, ए डी। कुछ कह रहे हैं सी बी ए और उसके बाद बेटा क्या, डी। कितने लोग इन दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे वाला ऊपर वाला? पहला वाला, बी सी वाला ऊपर वाला ना। उसके बाद कोई नीचे वाले ऑर्डर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा आप में से। अरे सपोर्ट करने से नहीं होता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है? सपोर्ट को वोटिंग थोड़ी ना पड़ रही है यहाँ पे कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा सही है? ऊपर वाला है ना। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। और इस सवाल के ऊपर लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एएमयू बीटेक में सवाल आया, अरे भैया सुन लो हमारी भी, अगर एएमयू बीटेक में सवाल आया तो इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा लो तुम गधे हो, तुम गलती जरूर करोगे। गौर से देखो, दोनों बल्कि ग्रुप हैं। और बेटा क्या लगेगा? स्टेरिक इन हिंड्रेंस, SIR लगेगा। जैसे ही SIR लगता है तुरंत ये मॉलिक्यूल अपनी क्या कर देता है, प्लेनरिटी लूज कर देता है। ये जो NO2 जो पहले इसके बराबर में लग रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अपनी प्लेन को क्या कर दिया, लूज। जैसे ही प्लेन को लूज किया, ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इस NO2 के साथ में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं पाता। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना, तो सबसे तगड़ा एसिडिक तो यही हुआ, फिर सबसे बड़ा एसिडिक तो यही हुआ। सबसे ज़्यादा पास में लग रहा है और क्या शो कर रहा है, -M और -I। सबसे ज़्यादा एसिडिक A। उसके बाद में बेटा कौन, ये यहाँ पे क्या लगा रहा है, माइनस का I। ये यहाँ पे क्या लगा रहा है, माइनस का M। तो इसके बाद में बेटा क्या हो गया, C के बाद में क्या हो गया, B, और B के बाद में क्या हो गया, D। चलो जाओ, बढ़िया, अच्छा पढ़े आप लोग आज। एक मिनट अभी कर रहा हूँ।